अब आते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट को समझते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन को समझते हैं। सबसे पहली बात तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो वोटर हैं, 3 वोटर हैं, 3 तरह के वोटर हैं। एक वोटर कौन है? एक वोटर है एमपीज ऑफ लोकसभा। लोकसभा में इस समय सारे इलेक्टेड एमपीज ही हैं। अब एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन खत्म हो चुका है, आगे हम पढ़ेंगे। तो ऑल द एमपीज ऑफ लोकसभा आर द वोटर्स इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। उसके बाद दूसरे कौन है? दूसरे इलेक्टेड एमपीज ऑफ राज्यसभा। ध्यान देना, इलेक्टेड एमपीज ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में 12 एमपीज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट होते हैं। नॉमिनेटेड एमपीज प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डालते, केवल जो इलेक्शन से जीत करके राज्यसभा में लोग आए हैं वही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 2 टाइप के वोटर हुए, एक एमपीज ऑफ लोकसभा और दूसरे इलेक्टेड एमपीज ऑफ राज्यसभा। और तीसरे हैं एमएलएज ऑफ विधानसभा ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। सभी राज्यों की विधानसभाओं के एमएलए, सभी राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलएज। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी सारे एमएलएज अब इलेक्टेड होते हैं, कोई नॉमिनेटेड एमएलए नहीं होता है। अगर किसी बुक में कोई नॉमिनेटेड लिखा हो तो हटा देना, अब नहीं होता है। तो आपके नोट्स में भी लिखा होगा नॉमिनेटेड का आगे कहीं, वो हटा देना। अब एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन खत्म हो चुका है। तो अब विधानसभा में सारे इलेक्टेड एमएलएज हैं, लोकसभा में सारे इलेक्टेड एमपीज हैं, राज्यसभा में नॉमिनेटेड हैं 12, तो वो वोट नहीं डालेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 3 तरह के वोटर हुए, लोकसभा के एमपीज, राज्यसभा के इलेक्टेड एमपीज और विधानसभा के एमएलएज, राज्यों की विधानसभा के एमएलएज। दीज आर द वोटर्स। नाउ जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, पहले तो ये ध्यान रखना। दूसरा, स्वीटी फंडामेंटल ड्यूटीज सीक्वेंस से याद रख लेना क्योंकि आती हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज सीक्वेंस से याद रख लेना क्योंकि सीक्वेंस से आता है, तो रख लेना सीक्वेंस से याद। ठीक है, ये उसमें सीक्वेंस पूछ लेता है, नंबर भी पूछ लेता है। तो नंबर उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज ए पर क्या लिखा है, बी पर क्या लिखा है, के पर क्या लिखा है, उस तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, वो आता है। चलिए, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन 2 प्रिंसिपल्स पर वर्क करता है। एक प्रिंसिपल है एक प्रिंसिपल है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति का का निर्वाचन 2 सिद्धांतों पर वर्क करता है। एक है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व, और दूसरा है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कंसेप्ट यानी कि एकल संक्रमणीय मत की संकल्पना। अब ये 2 कंसेप्ट क्या हैं उन पर बात करेंगे। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 54। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज consisting of the elected members of both the houses of parliament and the elected members of the state legislative assemblies. After the 70th Constitutional Amendment Act 1992, the elected members of Legislative Assembly of Delhi and Legislative Assembly of Puducherry also participate in the election of president. ठीक है, 1992 से अगर आप देखो तो दिल्ली के अंदर भी एमएलएज हैं और पुदुचेरी में भी एमएलएज हैं, वहां भी विधानसभा है, वो भी इसमें भाग लेते हैं। द पार्लियामेंट हैज द पावर टू रेगुलेट बाय लॉ द मैटर रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अब इस बात को समझना, राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव के जो नियम बनाने की पावर है वो किसकी है? संसद की। संसद नियम बनाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, यही समझा देता हूं। लेकिन अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी डिस्प्यूट होता है, इलेक्शन का डिस्प्यूट, जनरली इलेक्शन का डिस्प्यूट इलेक्शन कमीशन डील करता है, बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, if there is a dispute in election, the dispute will be addressed by the Supreme Court only.
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े हुए कोई भी विवाद को सर्वोच्च न्यायालय हल करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हल करेगा, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। तो पार्लियामेंट हैज द पावर टू रेगुलेट बाय लॉ, कानून निर्वाचन के कानून बनाने का काम संसद करेगी। द मैटर रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, एज पर द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट, a candidate to be nominated for the office of president need 50 electors as proposers and 50 electors as seconder for his or her name to appear on the ballot. ये संविधान में नहीं लिखा है। मैंने क्या कहा कि संसद जो है, संसद नियम बना सकती है, कानून बना सकती है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। उसी के तहत राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद ने एक नियम ये भी बनाया है कि अगर कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनना चाहता है, तो हर कोई नहीं बन सकता, उन्होंने तो हजारों कैंडिडेट हो जाएंगे देश से। फीस ही तो जमा करनी है, 25-30 हजार रुपये फीस है, कोई भी जमा करके कैंडिडेट बन जाएगा भाई। 25 हजार तो कोई भी खर्च कर देगा, जो भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ेगा इंडिया में कितना पॉपुलर हो जाएगा वो। तो इसलिए हर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसके लिए व्यवस्था ये है कि कैंडिडेट बनने के लिए एलिजिबिलिटी उसके पास ही होगी जिसके पास 50 प्रपोजर्स होंगे और 50 जो है सेकेंडर्स होंगे। लेकिन ये जो 50 प्रपोजर्स हैं ये वोटर्स में से ही कोई होगा और जो 50 सेकेंडर्स हैं वो भी वोटर्स में से ही कोई होगा। 50 प्रपोजर्स मतलब 50 प्रस्तावक और 50 सेकेंडर्स मतलब 50 अनुमोदक या सहयोगी जो सपोर्ट कर रहे हैं। अब होगा क्या, ये कौन है, मतलब जो लोग वोट डाल सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, इनमें से ही 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपके नाम को सपोर्ट कर रहे हो कि हाँ ये कैंडिडेट बनना चाहिए, और उसके बाद 50 और वोटर आपके पास होने चाहिए जो कि ये कहें कि हम इनके नाम को अनुमोदित करते हैं, हम इनका साथ देते हैं। 100 ऐसे लोग जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। जब तक आपके पास नहीं है आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते, आप कैंडिडेट ही नहीं बन सकते। अब और ये 100 लोग आम लोग तो है नहीं, या तो एमपी है या एमएलए है। आज की तारीख में 100 एमपी एमएलए रखना, मायावती जी से पूछो, एक रखना नहीं भारी हो रहा, साफ हो चुकी हैं, एक भी नहीं है उनके पास, एक भी एमपी नहीं है। एमएलए आप सोच लो, इस बार तो विधानसभा में एमएलए भी शायद कोई एक भी नहीं है उनके पास। है कोई एमएलए? नहीं है ना कोई? एक है शायद, एक होगा, हाँ एक है, और वो भी वो एक उनका नहीं था, वो अब तक इंडिपेंडेंट भी जीतता था, इस बार उसने पार्टी टिकट ले लिया था। यस, एक ही है बस। तो फिर ये हाल है। तो सोचो इतनी बड़ी नेता के लिए भी 100 जुटाना मुश्किल है, तो कोई और कैसे जुटाएगा। तो 100 ऐसे लोग होने चाहिए वोटर्स में से जो सपोर्ट करें। 50 याद ऐसे ही रखना है, 50 प्रपोजर्स, 50 सेकेंडर्स। किस में से होने चाहिए? इलेक्टर्स में से, जो वोट डाल सकते हैं उनमें से होने चाहिए जो सपोर्ट करें। ये रूल किसने बनाया? ये संविधान का रूल नहीं है, किसने बनाया? पार्लियामेंट ने ये रूल बनाया है। चलिए, मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन 2 प्रिंसिपल्स पर काम करता है। एक प्रिंसिपल है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है कि भाई जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालें, हर राज्य को अपनी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले। अब सीधी सी बात यह है कि सिक्किम की जनसंख्या, आई थिंक सिक्किम की जनसंख्या ऐसी ही कोई है, 25 लाख है ना, 25 लाख ही है शायद, 25 लाख के आसपास है, 25-30 लाख है ना। और अकेले मेरठ की जनसंख्या 40 लाख से ऊपर है, वो पूरा राज्य है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ से ज्यादा है, कहाँ वो 25 लाख, कहाँ हम 25 करोड़। तो हमारा एमएलए वोट डाल रहा है राष्ट्रपति के लिए, तो वो कितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक सिक्किम का एमएलए वोट डाल रहा है, वो तो हमारे मुकाबले बहुत कम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों एमएलए की वोट की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए। वोट की वैल्यू, एक एक वोट जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर दोनों वोट की वैल्यू बराबर कर दी जाएगी तो फिर तो वो समान जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। यूपी वाला बहुत ज्यादा जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यूपी वाले के वोट की वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा होनी चाहिए। तो इसके लिए
अनुपातिक प्रतिनिधित्व होना जरूरी है, यानी कि पॉपुलेशन के रिस्पॉन्स में जो है मेंबर्स की वोट की वैल्यू निकलनी चाहिए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपके बेयर एक्ट के अंदर लैंग्वेज में लिखा हुआ है फॉर्मूला, तो समझ में कम आएगा। जब भी फॉर्मूले को लैंग्वेज में लिखेंगे समझ में नहीं आना, इतने से गुणा करके इतना भाग दे करके, इससे अच्छा है सीधे फॉर्मूला फॉर्म में देख लेते हैं। तो फॉर्मूला फॉर्म में क्या है, एक एमएलए के वोट की वैल्यू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में एक एमएलए के वोट की वैल्यू कैसे निकलती, किसी भी राज्य के एमएलए के वोट की वैल्यू कैसे निकलेगी, उस राज्य की पॉपुलेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए, उस राज्य से कितने एमएलए वोट डाल रहे हैं। अब तो एमएलए सारे इलेक्टेड ही हैं राज्यों में, तो उस राज्य से कितने एमएलए वोट डाल रहे हैं, कितने एमएलए हैं उस राज्य में। जैसे यूपी की पॉपुलेशन अपॉन यूपी में कितने एमएलए हैं, कितनी सीट है, यूपी में एमएलए की सीट 80 है, तो एमपी की कितनी है, तो एमएलए पूछ रहा हूं ना, 403 अब तो नहीं है, अब तो 403 नहीं होंगी, चेक करना 403 है या 400 है, 403 होंगी क्या पता, चेक कर लो एक बार, 403 है या 400 है, अभी वो हटे ना 3 है, 403 है, ठीक है उसने कंफर्म कर लिया, तो 403 हो गई, मुझे 401 ही ध्यान आ रहा था, 403 है, चलो तो 403 हो गई, तो 80 बेटे एमपी हैं, ठीक है 80 एमपी हैं, 403 एमएलए हैं, तो हाँ एक वो हट गया ना एंग्लो इंडियन, 404 में एक एंग्लो इंडियन हट गया ना, 403 रह गए, 403। तो अब क्या होगा, यूपी की पॉपुलेशन अपॉन इलेक्टेड एमएलए जो है 403 वो इनटू 1/1000, इससे एक यूपी के एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। सिक्किम वाले की भी ऐसी निकल जाएगी, सबकी ऐसे ही निकल जाएगी, यानी कि सभी एमएलए के वोट की वैल्यू बराबर नहीं होगी, डिपेंड करता है कौन किस राज्य का है, ठीक है। यह है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एमपीज के वोट की वैल्यू पूरे भारत में सेम होगी। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए एक अपॉन टोटल नंबर ऑफ द, ये क्या है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए कितनी, जितने भी एमएलए इंडिया के सबके वोट की वैल्यू को टोटल कर दो, यूपी के सारे एमएलए की, सिक्किम के सारे एमएलए की, उत्तराखंड के सारे एमएलए की वोट की वैल्यू को टोटल कर दो, उस टोटल वैल्यू को एमपीज ऑफ लोकसभा से, इलेक्टेड एमपीज ऑफ लोकसभा से डिवाइड कर दो, एक इलेक्टेड एमपी के वोट की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि सभी एमपीज के वोट की वैल्यू बराबर है, बट हर राज्य के एमएलए के वोट की वैल्यू बराबर नहीं है, वो पॉपुलेशन वाइज अलग अलग है, ये ध्यान रखना। ये तो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो वोटर्स हैं उनकी वोट की वैल्यू कैसे निकल रही है। क्लियर है यहां तक? एमपी की सबकी बराबर हो जाएगी। ये वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए मतलब सभी एमएलए जितने हैं उनकी टोटल वैल्यू, इंडिया में जितने एमएलए हैं इलेक्टेड उनकी वैल्यूज अपॉन एमपी जितने टोटल हैं इलेक्टेड उनसे डिवाइड कर दो। राज्यसभा के नॉमिनेटेड 12 इसमें नहीं आएंगे, बस ये बात है। कौन सी? सबकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज को काउंट करते हैं। तो दिल्ली और पौंडीचेरी को बाद में ऐड किया, तब भी जम्मू कश्मीर तो तब भी एडेड था। जम्मू कश्मीर तो अब खत्म हुआ है स्टेटहुड। जब दिल्ली पौंडीचेरी को ऐड किया तब तो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड था ही, वो तो फुल फ्लैश स्टेट था, यूनियन टेरिटरी था कहाँ। जम्मू कश्मीर को तो हमेशा ऐड किया हमने, हटाया ही कब है, ये बात है ना। जम्मू कश्मीर को तो हटाया ही नहीं ना। दिल्ली पौंडीचेरी तो यूनियन टेरिटरी है, इसने उनको जोड़ा है। जम्मू कश्मीर तो उस समय जब दिल्ली पौंडीचेरी को जोड़ रहे थे तब जम्मू कश्मीर तो भारत में राज्य था, यूनियन टेरिटरी था कहाँ, उसको अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अब समझते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कंसेप्ट। मैंने क्या कहा, राष्ट्रपति का चुनाव दो सिद्धांतों पर टिका हुआ है। एक है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वो मैंने आपको समझा दिया। दूसरा है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कंसेप्ट, उसको जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कंसेप्ट जो है उसको और समझा देता हूं। तो अब जरा इसको एक बार जरा बोर्ड पे समझा देता हूं, जस्ट अ मिनट। देखो ऐसे समझो, बेसिकली एकल संक्रमणी मत है क्या। पहले एक सवाल का जवाब देना। जैसे सपोज
मेरठ में मान लो एमपी का इलेक्शन हुआ, एमपी के इलेक्शन में मान लो मेरठ में 100 वोट पड़ी, मान लेते हैं मेरठ में 100 वोट पड़ी, ठीक है, टोटल वोट 100 पड़ी। एक कैंडिडेट है ए, एक कैंडिडेट है बी, एक कैंडिडेट है सी, एक कैंडिडेट है डी। ए को 30 वोट मिली, बी को 40 वोट मिली, ठीक है, सी को 20 वोट मिली और डी को 10 वोट मिली, ठीक है, मान लेते हैं, है ना। नाउ ये वोट जब मिली तो इलेक्शन कौन जीतेगा? बी इलेक्शन जीतेगा और बी मेरठ का रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा, है ना। आप ये देखिए कि बी जीता और बी मेरठ का रिप्रेजेंटेटिव तो बना, पर 100 में से 60 लोग नहीं चाहते थे कि बी हमारा प्रतिनिधित्व करे। रियलिटी तो यही है, 60 लोग नहीं चाहते कि बी हमारा रिप्रेजेंटेटिव करे। तो राष्ट्रपति का चुनाव इस तरीके से नहीं होता, सिंपल तरीके से। इसीलिए राष्ट्रपति का चुनाव सिंगल ट्रांसफर वोट से होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का इलेक्शन जीतने के लिए जरूरी है पासिंग द पोल फर्स्ट का सिद्धांत, पहले खंबा छूने का सिद्धांत इसमें लागू होता है। पासिंग द पोल फर्स्ट, और पासिंग द पोल फर्स्ट क्या है? पोल क्या है? खंबा कहां गड़ा हुआ है? 50% + 1 पर। वही राष्ट्रपति बनेगा जिसको सबसे पहले 50% + 1 वोट मिल जाएंगी या उससे ज्यादा वोट मिल जाएंगी। सबसे पहले तो क्या रेस हो रही है? हाँ, रेस हो रही है, जो सबसे पहले वहां पहुंच जाए। तो जिसको 50% + 1, तभी तो वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है कि मेजॉरिटी उसके फेवर में है। यहां पर तो मेजॉरिटी इसके बी के अगेंस्ट में है, लेकिन फिर भी ये बी का सबका रिप्रेजेंटेटिव है। तो कम से कम मेजॉरिटी हमारे राष्ट्रपति के साथ हो, वही व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा। तो पासिंग द पोल फर्स्ट का कंसेप्ट इसमें लागू होता है, और उसके लिए यूज किया जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का कंसेप्ट, एकल संक्रमणीय मत की संकल्पना। अब ये क्या है थोड़ा समझिएगा। इलेक्शन प्रेसिडेंट के में कैसा होता है? पहली बात तो सीक्रेट बैलेट से होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, सीक्रेट बैलेट से होता है, वोट बताई नहीं जाती किसने किसको दी है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। नाउ अब अगर इसको देखें तो कुछ ऐसे समझो, मान लो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 3 कैंडिडेट हैं, ए, बी और सी, 3 कैंडिडेट हैं। मान लीजिए 6 वोटर हैं, सिंपल कर रहा हूं, वोट तो लाखों में जाएंगी, एक एक एमपी की वोट हजारों में है, एक एक एमएलए की वोट हजारों में, तो एक एमएलए भी इधर से इधर शिफ्ट हुआ, लाखों वोट शिफ्ट हो जाती है। लेकिन अभी मैं सिंपल करने के लिए मान लेता हूं हर किसी की वोट 1 है, 1 से समझते हैं। ये फर्स्ट वोटर है, एमपी एमएलए जो भी है, ये सेकंड वोटर, ये थर्ड वोटर, ये फोर्थ वोटर, ये फिफ्थ वोटर, ये सिक्स वोटर, सॉरी 6 वोटर, छठा वोटर। नाउ अब समझे कैसे? पासिंग द पोल फर्स्ट ना। अब पासिंग द पोल फर्स्ट क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट वो बनेगा जो 50% + 1 वोट सबसे पहले ले आए। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बैलेट पेपर पर वोटिंग जैसे होती है, तो बैलेट पेपर पर आप कोई एक ही अपनी चॉइस नहीं भरते हैं, बल्कि आप अपनी प्रेफरेंसेस भरते हैं। कैसे? फर्स्ट जो वोटर होगा वो अपनी आएगा, वो अपनी प्रेफरेंस भरेगा। सपोज ये कहेगा मेरी पहली चॉइस ए है, दूसरी चॉइस बी है, थर्ड चॉइस मेरी सी है। सबसे पहले मैं ए को मानता हूं मेरा बने राष्ट्रपति, फिर बी, फिर सी। हो सकता है सेकंड वोटर कहे कि मेरी सेकंड चॉइस ए है, थर्ड चॉइस बी है, फर्स्ट चॉइस सी है, ठीक है। तीसरा वाला कैंडिडेट हो सकता है ये कहे कि मेरी पहली चॉइस ए है और दूसरी चॉइस बी है, तीसरी चॉइस सी है। चौथा कैंडिडेट आगे कहे कि मेरी जो है पहली चॉइस ए है, तीसरी चॉइस मेरी बी है, दूसरी चॉइस सी है। पांचवा वोटर आगे कहे कि पांचवा वोटर आगे कहे मेरी दूसरी चॉइस ए है, पहली चॉइस बी है, तीसरी चॉइस सी है। छठा वोटर आगे कहे मेरी दूसरी चॉइस ए है, पहली चॉइस बी है और तीसरी चॉइस सी है। ठीक है,
सबने वोट डाल दी, अपने अपने बैलेट पेपर डाल दिए। नाउ अब क्या होगा, काउंटिंग होगी। काउंटिंग में फर्स्ट चॉइस काउंट की जाएगी, पहली काउंटिंग होगी जिसमें फर्स्ट चॉइस काउंट की जाएगी और उसको वोट मान लिया जाएगा। इस बैलेट पेपर पे एक बैलेट पेपर ये, एक बैलेट पेपर ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक नीचे वाला। इस पहले बैलेट पेपर पर फर्स्ट चॉइस किसकी है, एक ही है, एक वोट। इस बैलेट पेपर पर पहली चॉइस किसकी है, सी की है, एक वोट। तीसरे बैलेट पेपर पर पहली चॉइस किसकी है, एक ही है, एक वोट। इस बैलेट पेपर पर पहली चॉइस किसकी है, एक ही है, एक वोट। इस बैलेट पेपर पर पहली चॉइस किसकी है, बी की है, एक वोट। और इस पर बी की है, एक वोट। तो कौन इलेक्शन जीता, कैसे जीता? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए रूल क्या है, पासिंग द पोल फर्स्ट। किसने पोल को पास किया, किसी ने भी नहीं किया अभी तो। ए ने कैसे करा, कितनी वोट है, 6, 50% प्लस 1 है क्या, ए के पास वोट, कैसे करा फिर? एक के पास 6 में से 3 है, 50% प्लस 1 कब होगा, जब 4 आएंगी। 4 तो किसी को भी नहीं मिली, तो अब प्रेसिडेंट किसको बनाए, बात यह है। तो अगर ऐसा होता, यही सिंगल ट्रांसफर वोट कंसेप्ट समझा रहा हूं, कंसेप्ट होता कैसे है। पहले कौन, मैंने कहा पहले कौन, तो रेस हो रही है। अब रूल ये है कि अगर इसे कहते हैं हम फर्स्ट काउंटिंग, फर्स्ट काउंटिंग में क्या कोई पोल को पास कर पाया, तो फर्स्ट काउंटिंग में कोई नहीं कर पाया इस बार। जब फर्स्ट काउंटिंग में कोई नहीं कर पाया तो अब होगी सेकंड काउंटिंग। सेकंड काउंटिंग कैसे होगी, सेकंड काउंटिंग में सबसे पहले जिसको सबसे कम वोट मिली है उसे कंपटीशन से आउट किया जाएगा। सबसे कम वोट किसको मिली है, सी को, पर सी को वोट मिली है एक, यानी एक बैलेट पेपर पर उसको फर्स्ट प्रेफरेंस है, उस बैलेट पेपर को निकाला जाएगा। यह है वो बैलेट पेपर। इस बैलेट पेपर पर सी को निकाला जाएगा, इस पर देखा जाए सी को तो फर्स्ट मिली है, चेक ये किया जाएगा कि इस पर सेकंड प्रेफरेंस किसकी है। सेकंड प्रेफरेंस ए की है, ये वाले बैलेट पेपर की ये वोट ए को ट्रांसफर कर दी जाएगी। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कंसेप्ट, वोट ट्रांसफर कर दी जाएगी। और तो सी के पास कोई बैलेट पेपर वोट है नहीं, सी को कंपटीशन से आउट कर दिया जाएगा और सेकंड काउंटिंग की जाएगी। अब सेकंड काउंटिंग में ए के पास कितनी वोट है, 4, बी के पास कितनी है, 2। अब प्रेसिडेंट कौन बना, अब ए बना। ए के पास 50% प्लस 1 का समर्थन है। पॉइंट समझ में आया? उसकी बैलेट पेपर पर सेकंड प्रेफरेंस जिसको लिखी है उसको ट्रांसफर। अगर बाय द वे सी पर, इस पर जो है सेकंड प्रेफरेंस बी की लिखी होती तो बी को ट्रांसफर होता, ए को लिखी तो ए को ट्रांसफर हो गया। मैंने एक कोई लिखी थी जानबूझ के, क्योंकि बहुत कम वोट में गेम खेल रहा हूं ना, लाखों में खेलना है तो आराम से कैलकुलेशन हो जाए। एक ही वोट से मुझे डिसाइड करके समझाना है आपको, तो मैंने इसलिए ए को डाल दी थी। यार उसका भी तो ख्याल रखने, उसका वाला कैंडिडेट तो जीत नहीं पा रहा, तो उसकी जो दूसरी चॉइस है उसको जिताया जा रहा है। यही से तो बाकी वोट्स पर नहीं देखेंगे, जिसमें उसने जीता है उसी बैलेट पेपर पर देखेंगे। यार वही तो, अभी मेरी बात तो सुन नहीं रहे हो क्या कह रहा हूं। मैंने क्या कहा, ये नहीं होगा, क्योंकि वोट जब ट्रांसफर होती है तो एक तो होती नहीं, लाखों और हजारों में ट्रांसफर होती हैं। वो तो मैंने एक एक करके समझाया ना यार, मैं लाखों की कैलकुलेशन करूंगा तो फिर तो 2 दिन में रिजल्ट आता है, मैं भी 2 दिन तक लगाता ही रहूंगा जुगाड़। सीधी बात है, मेरे पास तो मशीन भी नहीं है कैलकुलेट करने को, समझ रहे हो। वो तो एक सिंपल मॉडल से समझाना चाह रहा हूँ, कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ होता क्या है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं नोट्स पर, तो समझ में आ गया होगा तो। नाउ आप जो लोग ऑनलाइन पर हैं वो भी बता दें जरा, समझ में आ गया ना कंसेप्ट, ऑनलाइन पे लिख दें जरा एक बार। नाउ
it means single transfer vote concept. It means for a candidate to be declared elected, he should get more than 50% of the valid votes. An elector shall have the right to indicate more than one preference of candidate in his ballot. He can indicate as many preferences as there are candidates in the contest. In the first round of counting, only the first preference will be taken into consideration. At the end of the first round of counting, if no candidate obtain the necessary majority, then the candidate who obtain least number of votes is eliminated from the competition and its ballot are distributed among other candidates as per the second preference indicating in the ballot. The process continues till one candidate obtains the necessary majority of votes. In the presidential election held in India so far, नीलम संजीव रेड्डी was elected unopposed. प्रीम के लिए फैक्ट है कि कौन सा प्रेसिडेंट अनअपोज चुना गया. अनअपोज मतलब उनके अगेंस्ट कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हुआ चुनाव लड़ने, वो बिना किसी कैंडिडेट के चुनाव लड़े जीत गए, क्योंकि वो खड़े हुए चुनाव में, कोई और उनके खिलाफ चुनाव में लड़ा नहीं, तो वही बन गए फिर. तो अनअपोज नीलम संजीव रेड्डी बने in 1977 and VV Giri was declared elected at the end of second round of counting in 1969 elections. In all other elections, the president was elected at the end of first round of counting. According to Article 55, the election of the president is held on the basis of proportional representation by means of single transferable vote, and this election is done by secret ballot. एक ये याद रखना, वीवी गिरी, केवल वीवी गिरी के टाइम पर सेकंड काउंटिंग हुई, वरना आज तक भारत को पहली काउंटिंग में ही प्रेसिडेंट मिल गया है. According to Article 55, the election of the president is held on the basis of proportional representation by means of single transfer vote, and this election is done by secret ballot. After the 11th Constitutional Amendment Act 1961, the election of president cannot be challenged on the ground of vacancy in the electoral college. मतलब अगर एमपीसी को सीटें खाली चल रही हैं या कुछ एमएलएस की सीटें खाली चल रही हैं, कहीं पर कोई राज्य की विधानसभा भंग हो गई है, उस विधानसभा में कोई एमएलए नहीं है, इस ग्राउंड पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन को इनवैलिड नहीं ठहरा सकते. जितने लोगों ने भी वोट डाली है उनके बेसिस पर फैसला वैलिड माना जाएगा. ये चीज है. सपोज किसी प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनवैलिड अनाउंस हो जाता है किसी ग्राउंड पर, तो अब वो कौन तय करेगा? सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट को समय लगेगा 2-3-4 महीना. वो तो प्रेसिडेंट बन गया, उसके इलेक्शन को किसी ने चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने बाद अनाउंस किया कि ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनवैलिड था और इनको तुरंत पद से हटना चाहिए, तो प्रेसिडेंट तुरंत पद से हटेंगे. लेकिन 4 महीने जो प्रेसिडेंट ने फैसले लिए उनका क्या होगा? फिर वो तो इनवैलिड थे, तो उन फैसलों का क्या होगा? फैसले वैलिड ही माने जाएंगे. सीधी सी बात है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऐसे बहुत से फैसले लेते हैं जिनको पलट नहीं सकते आप. जैसे कि सपोज कोई इंटरनेशनल ट्रीटी पे प्रेसिडेंट ने साइन करे हमारी तरफ से, अब हम ये कहेंगे कि वो ट्रीटी कैंसिल, प्रेसिडेंट फर्जी था हमारा इंटरनेशनली. या प्रेसिडेंट बहुत सारी डेथ पेनल्टी पर मर्सी प्ली सुनता है, अब प्रेसिडेंट ने मर्सी प्ली को कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और बाद में जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन फर्जी हो गया, उस आदमी को तो टांग दिया है, अब वापस कैसे लाएं उसको? तो प्रेसिडेंट के जो डिसीजन होंगे इस दौरान जो लिए हैं वो वैलिड माने जाएंगे. प्रेसिडेंट इनवैलिड हो गया इलेक्शन, तो उस दिन से उनको हटा दिया जाएगा. ये है. If the Supreme Court declares the election of the president as invalid, then the acts done by the president and the decisions taken in the name of the president shall continue to be valid.